Hello students, so this is Prakhar. Welcome to Rishi classes. Today we are going to discuss about the class 10 first poem which is Dust of Snow. आज जो हम इस वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो जो आपका पोएम है क्लास 10th का उसको जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसमें क्या मोरल है, क्या मैसेज है, वो चीज़ को समझेंगे और क्या-क्या चीज़ें उसमें यूज़ हुई है, क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, हर एक चीज़ मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम इस पोएम को समझने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिएगा और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि वो सब भी ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँ और इस पोएम को बहुत ही आसान तरीके से इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकें, ठीक है? तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये क्लास 10 का हमारा फर्स्ट पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है? इसको हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। पहले इसका पोएम देखते हैं। पोएम में आपकी जो लाइन दी हुई है, द बे एक्रो ये आपको पूरा क्या दिया हुआ है 4-4 लाइन की जो है ये स्टैन्ज़ा एक है, ठीक है? जब पोएम में जो ये होता है इसको हम स्टैन्ज़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैन्ज़ा बोलते हैं। अभी ये आपका जो है कोई कहानी होती, कोई आपकी स्टोरी होती तो उसका पैराग्राफ बोला जाता है कि फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। बट पोएम में जो लाइन्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैन्ज़ा बोलते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे जो फर्स्ट पोएम है क्या द डस्ट ऑफ स्नो, इसको लिखा किसने है? देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है? सॉरी पोएट है इसके, ठीक है? राइटर नहीं पोएट है। पोएट है ये क्योंकि ये डस्ट ऑफ स्नो आपका पोएम है और इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है? फर्स्ट ये पोएम आपका लाइन देखिए क्या हुआ? द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये आपका फर्स्ट स्टैन्ज़ा है। इसमें क्या बोला गया? द वे मतलब जिस तरीके से, ठीक है? वे मीन्स क्या होता है? तरीका होता है। द वे अप्रोच शुक डाउन, शुक क्या है यहाँ पे? शुक जो है आपका शेक का सेकेंड फॉर्म है। शेक का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है? शुक का सेकेंड फॉर्म क्या है? शुक है। शेक मीन्स क्या होता है? हिलाना होता है, ठीक है? शेक का जो है सेकेंड फॉर्म है शुक। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे क्या है? डस्ट ऑफ स्नो ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है? मीन्स बर्फ के जो महीन कण होते हैं, जो छोटे-छोटे कण होते हैं, उसको यहाँ पे बोला गया डस्ट ऑफ स्नो बोला गया, ठीक है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? ये पॉइजनस ट्री है ये, ठीक है? एक ही क्या है? पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस ट्री मतलब जहरीला जो है पेड़ है ये, ठीक है? इसमें विषैला पेड़ है। इसको इसमें जो है दर्शाया गया। अब क्या चीज़ है इसमें देखिए, द वे अ क्रो मतलब जिस तरीके से एक क्रो क्या होता है? कौवा, ठीक है? जिस तरीके से एक कौवा शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर जो है उसने कुछ गिराया, ठीक है? द डस्ट ऑफ स्नो क्या गिरा था? द डस्ट ऑफ स्नो यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ के जो महीन कण हैं, छोटे कण हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक पोएट साहब हमारे जो है, ये पोएट साहब हमारे हैं, ठीक है? यहाँ पे इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ये पोएट साहब है। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? और ये जो आपका पेड़ है, ये कौन-सा पेड़ है? हेमलॉक ट्री है। और यहाँ पे एक क्रो जो है बैठा हुआ था और ये इस पेड़ की जो टहनी थी, जो यहाँ पे पीछेस था, इसको जो है ये क्या करता है? शेक करता है, हिलाता है, तो जिससे इस पे जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो रहते हैं, जो डस्ट ऑफ पार्टिकल स्नो रहता है, वो जो है गिरता है किसके ऊपर? किसके ऊपर? इस पोएट के ऊपर यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, ठीक है? ये आपके फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है। हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड और इससे क्या चीज़ें होती हैं? इससे क्या चीज़ें हुई? जब उनके ऊपर बर्फ के महीन कण गिरते हैं तो क्या होता है? हैज़ गिवन माय हार्ट उसने मेरे हार्ट को दिया क्या? अ चेंज ऑफ मूड मतलब उस समय मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया, बदल गया। अब क्या बहुत अच्छा हो गया या सैड हो गया? इसको हमें जब निचले वाली लाइन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब वही कह रहे हैं और जब मेरा मूड चेंज हो गया तो उसने क्या कर दिया? एंड सेव्ड सम पार्ट उसने मेरा कुछ समय बचा दिया। किसका? ऑफ अ डे, सम पार्ट ऑफ द डे मतलब जो मेरा दिन पूरा खराब जा रहा था उसको बचा दिया। दैट आई हैड रूड। रूड मीन्स क्या होता है? रिग्रेट मतलब जिसपे वो पछता रहे थे, ठीक है? जिसपे वो पछता रहे थे मतलब पोएट जो थे वो कहीं सोचते हुए ऐसे जा रहे थे, ठीक है? जो आपके पोएट साहब थे वो सोचते हुए कैसे जा रहे थे मतलब उनका दिन मूड सही नहीं था वो ये सोच रहे थे मतलब उनका दिन खराब जा रहा, र्यूड हो रहा है पूरा। तो अचानक ऐसे जब जाते तो वो एक हेमलॉक ट्री होता है जो पॉइजनस ट्री है, उसके नीचे वो बैठ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? और वहाँ पे जब बैठते हैं तो क्या होता है उस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है एक क्रो जो है
बैठा हुआ रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वहां से शुक डाउन मतलब कुछ जो है हिला के उन पेड़ों को जो है उसके पे जो डस्ट ऑफ स्नो होता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ जो स्नो होता है, उसको वो गिराता है किसके ऊपर, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर, ठीक है। और जब पोएट के ऊपर वो चीजें गिरती हैं तो उससे सडन उनके जो पूरा मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। और वो यही सोचते हैं कि मतलब अब उनको अच्छा फील होने लगा। और वो ये सोचते हैं कि जो उनका डे जो था वो खराब जो जा रहा था, उसपे जो पछता रहे थे, वो रीढ़ जो हो रहा था, वो चीजें अब उनकी बच गई, वो सेव हो गई। अब जो है उनका आगे का दिन बच गया, वो सेव हो गया, ठीक है। ये चीजें इस पोएम में बताई गई हैं आपको। अब इसमें जैसे कि हमको पता है जो आपका क्रो है, क्रो को हम लोग बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते हैं, ठीक है? ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है इसको। जैसे आपके यार कोई स्टोरी आपने देखा होगा कि मतलब किसी के सर पे अगर या किसी की जगह पे बैठ जाता कोई कौवा, तो उसको लोग अशुभ मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई आपको, जैसे क्रो है इसको अशुभ बताया गया, और जो हेमलॉक ट्री है, इसको भी पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। लेकिन यहाँ पे पोएट ने ये चीज़ बताने का प्रयास किया हमको कि जैसे कोई क्रो है या फिर कोई हेमलॉक ट्री है, मतलब जो चीज़ें हमारे लिए शुभ नहीं है, ठीक है? ऑस्पिशियस नहीं है, वो चीज़ें भी कभी-कभी हमारे अंदर जो है चेंजेस ला सकती हैं और अच्छे चेंजेस ला सकती हैं, ठीक है? इस पोएम के माध्यम से पोएट साहब हमको ये चीज़ें बताना चाहते हैं, ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, ठीक है? साहित्यिक उपकरण मतलब क्या-क्या चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं इस पोएम में, जैसे देखिए सिंबोलिज़्म प्रतीक जो बताया गया है किसका, एक कौवे का, क्रो को जो दर्शाया गया है किस चीज़ के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में, निराशा के रूप में, ठीक है? हेमलॉक ट्री आपका जो था, हेमलॉक को पॉइज़न यानी विष के रूप में, क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है पॉइज़नस ट्री जिसको आप धतूरा बोलते हैं, ठीक है? उस तरीके का कुछ था। तो यहाँ पे कौवे को और फिर हेमलॉक को जो है यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है, ठीक है? नेगेटिविटी के रूप में कौवा है और हेमलॉक जो है आपका पॉइज़न के रूप में है। अदर थिंग क्या है? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की जो कण है, उसको किससे चेंज किया गया कि प्योरिटी एंड चेंजेस से। क्योंकि जैसे ही वो बर्फ के टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं, उसके महीन कण जो है पोएट के ऊपर गिरते हैं, उसके अंदर सडन चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या सिंबलाइज़ कर रहा है? प्योरिटी यानी कि पवित्रता या शुद्धता को, या फिर चेंजेस यानी परिवर्तन को, ठीक है? तो ये चीज़ें सिंबलाइज़ की गई हैं इस जो है चैप्टर में, ठीक है? आगे क्या है देखिए, आगे आपका आयरनी, आयरनी यानी विडंबना, ठीक है? विडंबना क्या है इसमें देखिए, नेगेटिव सिंबल्स यानी जो आपके नेगेटिव सिंबल्स थे, यानी कौन-कौन, यानी क्रो जो था एक निराशा का प्रतीक है, हेमलॉक जो है पॉइज़न का प्रतीक है, ठीक है? ये चीज़ें भी कभी-कभी आपके अंदर पॉजिटिविटी ला सकती हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे पोएट साहब, ठीक है? वो क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके लाइफ में जो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी कभी-कभी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेके आती हैं। दैट इज़ द मेन कह सकते हैं आप मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है? कि नेगेटिव सिंबल जैसे क्रो है, हेमलॉक है, इन चीज़ों को नेगेटिव माना जाता है, बट ये चीज़ें भी कभी-कभी पॉजिटिविटी लेके आती हैं, ठीक है? एलिटरेशन मतलब अनुप्रास लिटरेसी डिवाइस जो है, एलिटरेशन यानी अनुप्रास अलंकार का इसमें यूज़ किया गया है। जैसे कहा, हैज़ गिवन मनी हर्ड, अब आप यहाँ पे देखो रिपीटिशन ऑफ यस, यस का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है? यस साउंड रिपीटिशन, तो रिपीटिशन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे कौन-सा ये होता है, एलिटरेशन होता है, ठीक है? दूसरा क्या मेटाफर है, मेटाफर यानी रूपक। जैसे देखिए यहाँ पे डस्ट आसनों को रिप्रेजेंट किया गया है किसमें, स्मॉल जॉय इन लाइफ, इनको इस डस्ट आसनों को रिप्रेजेंट किया गया है किससे, स्मॉल जॉय इन लाइफ, मतलब जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी खुशियां होती हैं उससे रिप्रेजेंट किया गया है किसको, डस्ट आसनों से। तो ये कौन सा जो है, ये मेटाफर है, ठीक है? आया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है। समझ में आया, एलिटरेशन एंड मेटाफर इस फिगर ऑफ स्पीच इस जो है पोएम में यूज किया गया है, ठीक है? आगे देखिए, आगे जो है मोरल या मैसेज, इस चैप्टर से हमको क्या मैसेज मिलता है, क्या मोरल्स मिलता है, इसकी थीम क्या है, ये सब चीज़ें आपके पेपर में कई बार पूछी गई है, ठीक है? कई बार आपके पेपर में ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो क्या है, स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग हैप्पीनेस, मतलब कभी-कभी आपके जीवन में जो छोटे-छोटे पल होते हैं, वो भी बड़ी खुशी दे सकते हैं, ठीक है? जो छोटे-छोटे पल होते हैं, वो भी बड़ी खुशियाँ दे सकते हैं। नेचर हैज़ द पावर टू हील, प्रकृति में मन को शांत करने की शक्ति होती है। जो आपका नेचर है, कभी-कभी हम लोग भी ऐसा होता है कि जब हम लोग को शांति चाहिए होती है, तो पहाड़ों की तरफ जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ जाते हैं। मतलब वहाँ पे नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं, ठीक है? तो वही चीज़ पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो नेचर होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो आपके मन के अंदर भी शांति जो है ला सकती है, ठीक है? हील कर सकती है। इवन बैड साइन कैन ब्रिंग गुड चेंजेस, एक मोरल आपका ये भी है कि इवन बैड साइंस, जैसे कि आपकी बुक में बताया गया कि जो क्रो है उसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, हेमलॉक ट्री, जैसे अभी कभी ब्यूटीफुल सा कोई अगर
सुरीली आवाज कोयल की होती है, वहाँ कौवे को नहीं यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कौवे को नहीं सिंबलाइज किया जाता कि कौवे की आवाज सुरीली होती है, ठीक है। ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि उसको निगेटिव सेंस में नहीं यूज किया जाता है। ऐसे ही आपका जो है हेमलॉक ट्री, कहीं जब कोई ब्यूटीफुल सा जो नेचर के बारे में बताना होगा, तो वहाँ पे हम हेमलॉक ट्री के बारे में नहीं यूज करते, ठीक है। वहाँ पे हम कोई ब्यूटीफुल सा जो चेरी ब्लॉसम वगैरह सब यूज करते हैं, बट ये नहीं यूज करते क्योंकि ये पॉइजन ट्री है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो बैड साइंस है वो भी कभी-कभी आपके लाइफ में जो है गुड चेंजेस यानी अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मोरल्स एंड थीम्स है आपके इस पोएम का। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इसका मोरल या मैसेज क्या है, ये सब इस चैप्टर में देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, उन सबको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ये वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो इस बार क्लास 10th में है और उन्हें भी ये चैप्टर पढ़ने का मौका मिले, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।